नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में। और इससे पहले हम लोग संपूर्ण भृगु संहिता कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु संहिता के बारे में देखना चाहता है, अपने लग्न अनुसार कौन से ग्रह का क्या फल होगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, जहां आपको संपूर्ण भृगु संहिता करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी। और यदि कोई मैथमेटिकल पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, जिसको गणित ज्योतिष समझना है, अपने से लगन निकालना और गुलिक आदि की गणनाएं स्वयं से सीखना चाहता है, कैसे कैलकुलेट करे, तो मैथमेटिकल पोर्शन भी हमने अपलोड किया हुआ है, आपको मिल जाएगी आसानी से। एक प्लेलिस्ट है ग्रहों का गणित, वो भी आप ढूंढ सकते हैं। और अभी फ़िलहाल हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है नक्षत्रों के बारे में। और मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहूँगा, नक्षत्रों से स्वभाव को डिकोड करने से ज़्यादा ज़रूरी है नक्षत्रों से हमारे जीवन में उस पॉजिटिव एनर्जी का आना या नक्षत्र से उपचार होना। और उपचार का सबसे बढ़िया तरीका है भाई, जो जो वस्तुएं इसके संबंधित आपको यहाँ बताई जा रही हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका प्रयोग किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पर जैसे कोई वृक्ष की बात हो रही है, वनस्पति की बात हो रही है, तो उस वनस्पति को अगर आप कहीं पौधे लगाने का या इस प्रकार का कोई गार्डन में इस प्रकार का बागवानी करते हैं तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या यज्ञ में भी उस समिधा का उपयोग किया जा सकता है, जो यहाँ आपको नक्षत्र अनुसार वर्णित किया गया है। उस देवता का चित्र लगाया जा सकता है, उस ऋषि का आप ध्यान कर सकते, उसके बारे में पढ़ें, उनका चित्र लगाएं। तो वो सारी बातें कहीं ना कहीं प्रयोग से जीवन को सुधारने वाली हैं। और जैसे बार बार कहा ही जाता है काल पुरुष, यानी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ काल यानी समय को मैनेज करने की है। मैंने कई प्रकार से चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का चैनल पर ऑलरेडी अपलोड ऐसे किए कि भाई आपको कोई कठिन मंत्र नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप साधारण चीज़ों से ईश्वर का ध्यान करें। कह रहा जी वो भी हमारे लिए कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, सरल। तो अगर आप सरल भी चाहते हैं तो काल को भजें, काल यानी समय को भजें। याद रखिए, आप अगर किसी कारणवश आपका जो टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट है, कहीं आप रूटीन में नहीं कर पाते कोई काम, आपके ऑफिस आवर्स जो हैं वो इस प्रकार से रोटेट होते रहते हैं कि कभी नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो किसको भगवान माना जाए, किस चीज़ को भजा जाए? आप सिर्फ समय को भजें, यानी जो भी समय का पालन कर रहा है। याद रखिए, काल पुरुष महाकाल, जब कभी भी काल शब्द आ रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए समय। समय पर कार्य करने वाला लोक परलोक में सदा आदरणीय होता है, ये वचन है शास्त्र का। और ये अगर शास्त्र ने कोई वचन दिया है तो निश्चित रूप से वो फलीभूत होता है। भाई वो तो दिखाई भी देता है कि कोई समय पर, आज सबको क्यों दुविधा है, क्यों सारे रुदन कर रहे हैं कि भाई अब मैं ये काम नहीं हो पा रहा, समय कि भाई समय पर ये काम होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखना, हमें अपने पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना है। तो अगर आप कोई प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कोई ईश्वर को नहीं भज सकते हैं, कोई बात नहीं, आप समय को तो भज सकते हैं। हमेशा सेकंड जो वॉच है, डिजिटल वॉच, उसको फॉलो करें विद सेकंड एक्यूरेसी। ध्यान रखें कि सेकंड के अनुसार भी मैं डिले ना हूं। बोलता है सर 5 बजे आपको मिलना है, तो वो 5 बजे का अर्थ होगा 4:59 इतनी एक्यूरेसी अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो फिर यकीन मानिए देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपने अगर काल का आदर करना सीख लिया तो फिर अपने आप ही सभी देवताओं का आदर हो जाएगा। यानी एकदम ही सरल कर दिया हमने। अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कैसे सर किस ऋषि के बारे में, तो टाइम एक्यूरेसी, भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं फिर आप कि आज मुझे गुस्सा आ गया किसी के ऊपर तो मैं अपने पंक्चुअलिटी को तोड़ दूंगा। नहीं, वो आपका ईश्वर है, आपको करना ही पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, जो पंक्चुअलिटी का पालन करेगा, जो व्यक्ति अनुशासित है, पंक्चुअल है, वो फिर चाहे अपने आप को इन सीमाओं में ना बांधे, लेकिन उसकी क्या बोलते हैं, वारंटी नहीं गारंटी लेनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो क्योंकि आपको पता है गारंटी एक बड़ा शब्द है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आज मैं दुखी हूं, उसके बावजूद भी कार्य समय पर ही होगा। क्लियर? और कुछ बातें दिखाई भी देती हैं। जापान जैसे छोटे से देश का
चाहे अमेरिका को कर्ज देने की बात हो, चाहे एशियन बैंक में सबसे धनाढ्य देशों की बात हो, तो जापान जैसे देश से हमें सीखना चाहिए कि किसको भगवान माना, समय को भगवान माना। क्लियर हो गया? 4:50 है तो 4:50 ही होगा। अगर कुछ 23 सेकंड भी लेट है तो 23 सेकंड की सॉरी मांगनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? तो यह है भगवान को भजने का सबसे सरल तरीका। कोई डेटी के बारे में आप नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, आपको काल पुरुष को या भगवान, समय भगवान को मानना पड़ेगा। जब भी मैं बोल रहा हूं काल पुरुष, आप समझ लीजिएगा समय की बात कर रहा हूं, टाइम की बात कर रहा हूं, और टाइम कहीं और नहीं, ये हमारे पास होना चाहिए। इसलिए एक और भी हैबिट बनाई जा सकती है, अपने घरों में छोटों को, बड़ों को घड़ी बांधने की आदत डालनी चाहिए, बार बार घड़ी देखने की आदत होनी चाहिए। क्लियर हो गया? क्योंकि हम उसका सही पालन करेंगे तो निश्चित रूप से किसी को भी हमारे कारण इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपका सेकंड हाउस बहुत मजबूत हो जाएगा, जिससे आपके बैंक में पैसा रुकता है। याद रखिएगा, सेकंड भाव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर प्रॉमिसिंग नेचर। आपने वादा किया, अगर वादे को समय पर नहीं पूरा कर पाए तो आपका सेकंड हाउस डैमेज हो रहा है, और अगर आपका सेकंड हाउस डैमेज हो रहा है तो आप कितना भी पैसा जोड़ लें, जब समय होगा तो पैसा आपके काम नहीं आ पाएगा। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं। स्वाति नक्षत्र बहुत ही ज्यादा आज समय अनुसार इस जैसे नक्षत्र जातकों की बेहद अनिवार्यता कहूंगा मैं, बहुत उपयोगी नक्षत्र माना जाता, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आज के 1000 साल पहले शायद हम कहते कि भाई नहीं, हमें तो जो पुराने चीजें हैं उन्हीं पर पूरी तरह स्टिक रहना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा नक्षत्र है जो चीजों में फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, क्योंकि इसका संबंध राहु के साथ भी आ रहा है। जो देखिए, जब मैं राहु बोल रहा हूं तो आपको ऐसा नहीं समझना कि वो एक सिर्फ एक तामसिक देवता है, वो एक वर्चुअल ग्रह है। हमें यह देखना है कि राहु भी एक ईश्वर का ही प्रतिबिंब है, और कलिकाल में ऐसे देवताओं की ज्यादा पूंछ है। क्लियर? ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ध्यान रखना आपको। स्वाति नक्षत्र एक अंकुरित छोटे पौधे के रूप में आकाश में माना जाता है, या इसको एक मूंगा जो होता है, आपको पता है समुद्र में होता है मूंगा, एक प्रकार का जीव होता है, उसके साथ भी रिलेट करके देखा जाता है, और उसको हम नग के रूप में धारण करते हैं। तो अंकुरित, जब अंकुरण की बात आएगी, स्प्राउट्स की बात आएगी, तो यानी हम उसमें कई बुद्धि लगाकर अतिरिक्त चीजें ऐड कर देते हैं। इसको कोई बासी करना नहीं कहते। जैसे हम कभी भी स्प्राउट्स की बात करते हैं, अंकुरण की बात करते हैं, आपने कोई दाना रखा, वो उग गया, तो वो भी एक प्रकार का प्रतिबिंब है स्वाति नक्षत्र का, जो हम कह सकते हैं प्रतीक माना जा सकता है। क्लियर हो गया? एक चना आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस देने वाला नहीं था जब तक वो अंकुरित ना हो। अंकुरित होने के बाद उसमें कई एड ऑन आ जाएंगे। अब आप ये मत समझना, देखिए बासी है तो उसमें कहीं ना कहीं हमने मान लिया कि सामान्यतः हमारी संस्कृति में बासी को बोलते हैं कि ये तामसिक भोजन है, लेकिन ये तमस अच्छाई के लिए है। तो ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमने उस चीज को 3-4 दिन रखने के बाद जो स्प्राउट्स तैयार किया है, उसमें अतिरिक्त आपको पता है विटामिन सी इसमें पैदा हो गया है, और कई ऐसी चीजें जो इसमें पहले नहीं थी। कोई भी स्प्राउट्स होगा उसमें विटामिन सी होगा ही होगा, और विटामिन सी आपको पता है कैंसर जैसी भयावह बीमारी से बचाता है, आपके मुख रोगों से आपको बचाता है। वो अचानक कहां से आ गया? क्लियर हो गया? तो ये बदलाव जो, क्योंकि वास्तव में राहु को भी इसी प्रकार का माना जाता है नहीं, वो रियलिटी में कहीं आकाश में उसको हम इस प्रकार से देख नहीं सकते हैं। वो एक कह सकते हैं जो नॉर्थ नॉड, जो हमारा कह सकते हैं चंद्रमा का उत्तरी और दक्षिणी पॉइंट बिंदु, उनको राहु और केतु के रूप में माना जाता है। तो यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि जब हम अंकुरण की, स्प्राउट्स की बात करते हैं, तो वो भी एक ऐसा बदलाव है जो त्वरित में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसने ऐसा बदलाव कर दिया है, चीज का एकदम ही टेस्ट बदल गया है, एकदम स्वभाव बदल गया है। तो वो ध्यान रखना है कि एक म्यूटेशन की बात की जा रही है, एक ऐसा म्यूटेशन जिसकी नितांत आवश्यकता है। आज जैसे कलिकाल में हमें रूढ़िवादी नहीं होना है। इसका डंके की चोट पर बार बार कौन कहता है इस वाक्य को? ध्यान रखना है, स्वाति का कोई भी जातक अगर होगा
उसके मन में ये ही स्लोगन वाक्य रहेगा कि मुझे म्यूटेशन का पालन करना है, मुझे कहीं ना कहीं चीज़ों में बदलाव करते रहना है, मुझे स्थिर नहीं होना, मुझे रूढ़िवादी नहीं होना है। क्लियर? देवता कौन है इसका? वायुदेव माना जाता है। और जब मैं वायुदेव की बात करूंगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये कहीं ना कहीं एक सभी जगह है और बल की भी बात करता है। क्लियर हो गया? हम हनुमान जी के पिता के साथ जोड़कर, और जैसे कई दफ़ा हम कह देते हैं कि भाई भीम का जो स्वभाव था कुछ कुछ तमस से मिलता जुलता था, लेकिन वो तमस क्योंकि वो युधिष्ठिर जैसे धर्मराज के अंडर रहकर कार्य किया उन्होंने, तो वो तमस स्वभाव भी एक बड़ी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर आया। तो स्वाति नक्षत्र का जातक भी तमस है, लेकिन इस भूलना नहीं चाहिए इसका गण जो है देवगण है। स्वभाव से किसी को भी ये छलने का वो नहीं रखते हैं। ठीक है, ये कर्म प्रधान जीवन जीना चाहते हैं, शूद्र वर्ण की बात करते हैं, लेकिन छल इनके मन में नहीं है। तो वो ध्यान रखना है कि वायुदेव का स्वरूप हनुमान की बात करें, वायुदेव के स्वरूप हम महाकाय भीम की बात करें, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि भाई अगर बल की बात आती है, लेकिन वो बल कभी भी, चाहे वो बुद्धि का मॉडर्न बल हो, याद रखिएगा सॉफ्टवेयर में कोई बहुत अधिक दक्ष हो सकता है स्वाति नक्षत्र का जातक। अगर आपका चंद्रमा नक्षत्र स्वाति नक्षत्र और बहुत बली स्थिति में है तो आपकी इमेजिनेशन पावर कमाल की होगी। क्लियर? लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल कभी भी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। प्रतीक मैंने पहले बताया, मूंगा और अंकुरित छोटा पौधा। क्लियर हो गया? तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इस नक्षत्र के जातकों के लिए। स्प्राउट, क्लियर? तो वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? और दिशा, दक्षिण दिशा के साथ संबंध जोड़कर देखा जाता है। दक्षिण वैसे भी कहीं ना कहीं हमारे तामसिक देवताओं को भजने की दिशा, तो इसके क्योंकि विंशोत्तरी स्वामी राहु हैं और जो शौर्य की बात करने वाले वायुदेव हैं, तो संबंध हम दक्षिण दिशा के साथ जोड़कर देखते हैं। गोत्र, ऋषि मरीचि, इनके बारे में आपको पढ़ सकते हैं। ये ब्रह्मा जी के सबसे प्रथम पुत्र माने जाते हैं और ब्रह्मा जी के नेत्र से इनका जन्म हुआ था, ब्रह्मा जी की नयन से। तो इन जातकों की भी ये क्वालिटी है, इनकी जो आंखें बड़ी तीक्ष्ण होती, तीव्र देखने की जो पावर, आंखें बड़ी अच्छी भी होती हैं। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना है। और भगवत गीता में तो मरीचि को वायु भी कहा गया है, यानी कहीं ना कहीं वायुदेव। तो मरीचि ऋषि का वास इस नक्षत्र में रहता है, स्वाति नक्षत्र में। क्लियर हो गया? तो इनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई सेकेंडरी ब्रह्मा, भाई लॉर्ड ब्रह्मा के बाद जो ब्रह्म रूप माने जाएंगे वो ऋषि मरीचि। वर्ण शूद्र, मैंने पहले भी कई बार बताया, बड़ी कमाल की विशेषता आज कलिकाल में इनकी। ऐसे ट्रबल शूटर हैं, कोई सिस्टम में कोई बड़ी समस्या आ गई, लगे रहेंगे जब तक उसका समाधान नहीं ढूंढ लेते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे नहीं वो खाली बैठे बैठे और बौद्धिक स्तर पर ही वो अपने आप को विचार में लगाए रखेंगे। इनको वो कार्य ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको फील्ड में काम करना, या कह सकते हैं नॉट फील्ड, यानी जो भी जो ब्रेन को सांसारिक विषयों पर लगकर उसको सॉल्व करने की जो पावर है, वो शूद्र वर्ण की सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये इस नक्षत्र का एड ऑन है। याद रखिएगा, हमने कई अलग अलग नक्षत्र पढ़े जहां वर्ण शूद्र हो सकता है, लेकिन वर्ण शूद्र के साथ गण का गठजोड़ एकदम ही अलग प्रकार का व्यक्तित्व बना देता। अभी जैसे वर्ण शूद्र है, गण किसी नक्षत्र में हमने देखा राक्षस भी था, किसी में मनुष्य भी था, लेकिन ये देवता तुल्य है। दूसरे ने इनको ठगा है, इनके पास बुद्धि भी वैसी है पूरा, मतलब, लेकिन ये उस एनर्जी का पूरी तरह कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करेंगे, दूसरे को ठगने से परहेज करेंगे। ठग सकते हैं, जानते हैं, लेकिन ठगेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी एक, यहीं पर अगर गण राक्षस आ जाता, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो वर्स्ट है, ये बेस्ट है, सभी बेस्ट है। ध्यान रखना है, सभी बेस्ट हैं। ईश्वर का कोई रूप खराब है तो फिर वो उसका कोई इंपॉर्टेंस, देखिए ना, कई लोग कहते हैं कि भाई राक्षस खराब है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ऋषि मरीचि सभी राक्षसों के दादा माने जाते हैं, क्योंकि इनके संतान थे कश्यप
और कश्यप से दिति और अदिति, इनकी दो पत्नी थी कश्यप ऋषि की। और आपको पता है अदिति देव माता माना जाता है और दिति को कहीं ना कहीं दानवों की माता माना जाता है। हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष दिति की संतानें थी। तो ध्यान रखना है हमें कि कहीं ना कहीं उद्गम स्थल एक ही है, लेकिन अगर संसार में आदर्श आ जाएगा तो फिर संसार का कोई इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। आप किसी भी कहीं भी जगह पर देखते हैं, अस्थिरता अगर खत्म हो जाएगी तो संसार खत्म हो जाएगा। हवा तभी तक चल सकती है जब तक एक जगह हाई प्रेशर है, एक जगह लो प्रेशर है। एक बार सोच के देखिए, पूरे अर्थ का प्रेशर बराबर, धरती के सभी लोग बराबर, धरती के सभी लोगों का धन बराबर, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा। ना मुझे दुख का एहसास, ना मुझे सुख का एहसास, तो फिर ये क्या होगा? अकर्मण होगा। और जब अकर्म की बात होती है तो फिर सभी लोगों को तत्काल मोक्ष मिल जाता है। भाई मेरे मन में दुख तभी है ना जब सुख की कल्पना है। अगर दुख नहीं है, सुख नहीं है, तो फिर मैं जो भी कर्म करूंगा, मैं कर्मों के बंधन में लिप्त नहीं होगा और मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। यही ईश्वर हमें एक लेसन देने के लिए इस संसार की रचना की है। और हमें अगर जो ये लेसन समझ जाता है कि हाँ ये बात सही है, आदर्श स्थिति में लेकिन जीव जी नहीं सकता है, ये बात याद रखना है। आदर्श स्थिति में कोई स्प्राउट बन नहीं सकता है। उसको क्या चाहिए? उसको जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज सड़ रही है, वैसा वातावरण। भाई आपको पता है पौधों को बढ़ने के लिए बैक्टीरियल प्रोसेस की आवश्यकता है। क्लियर हो गया? और अगर वो सड़ांध पैदा जिसको बोलते हैं कि यार वो तो सड़ गया है, वैसा वातावरण सबसे बढ़िया आता है ह्यूमिड डेज में आता है, ह्यूमिडिटी वाले उसमें आता है। और वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है इस अर्थ में जीने के लिए। दोष के बिना एंडोस्पर्म या भ्रूण नहीं बन सकता है। क्लियर हो गया? और आदर्श की कल्पना करेंगे तो सृष्टि चलेगी ही नहीं। इसलिए दोष को भी सहर्ष स्वीकार करना आना चाहिए, उसमें भी एक धनात्मक शक्ति देखनी चाहिए, नहीं तो फिर संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो गणदेव और वंशशूद्र, नाड़ी अंत्य इडा, तो अंत्य नाड़ी है, नाड़ी दोष भी माना जाता है जब इनका सेम नाड़ी होता है। इससे कुछ मेडिकल इलनेस हो सकती है, संतान में कुछ इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती है, तो नाड़ी समान नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गुण मिल रहे हैं तो फिर नाड़ी दोष का परिहार माना जाता है। बहुत ज़्यादा का मतलब 28 गुण मिल रहे हैं तो परिहार मान सकते हैं। प्रकृति चर गतिशील। एक बात और याद रखिएगा, कई व्यूअर्स कह रहे हैं कि सर मैं मांगलिक हूं, क्या करें? देखिए, मंगल जैसा प्लैनेट जिसकी इतनी ज़्यादा दृष्टियां हैं, 7वीं दृष्टि है और 4थी दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है, वो किसी ना किसी तरह 7वें और 8वें भाव को प्रभावित कर ही देता है। क्लियर हो गया? हर 4 में से एक चार्ट जो मैं देख रहा हूं वो मांगलिक है। क्लियर हो गया? यानी 25% से ज्यादा लोग मांगलिक है। तो फिर भय काहे का? एक तो होता ना भाई 0.01% लोग वैसे हैं, तो भय करने की बात है। बस इतना जरूर है कि उस मंगल की एनर्जी को किस प्रकार, मंगल यानी कमांडर, और सप्तम या अष्टम भाव का मतलब हमारा इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन, और 8th हाउस का माने एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन। वहां पर एक कमांडर की वो वॉर इमेज नहीं पड़नी चाहिए। बट कई लोग ये चाहते हैं कि नहीं सर, थोड़ा प्रेम में एक अग्नि स्वरूप होना चाहिए, मतलब एक ज्वलंत मुद्रा होनी चाहिए हमारे प्रेमी की, तो ये उसके लिए एडवांटेज बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो मांगलिक दोष की बजाय मांगलिक योग की तरह देखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। 7 वाले की कुंडली में अगर मांगलिक नहीं है योग, आप ये देखिए कि मैच मैचिंग के कितने गुण मिल रहे हैं। कहते जी 28, आप विवाह कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान दीजिए, मरना है ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी पावर, ठीक है, हमने एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन सीखा है और निरंतर इसको और ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल तक लेकर जाते रहेंगे, लेकिन अंततोगत्वा आखिरी पन्ने में, एस्ट्रोलॉजी की आखिरी पन्ने में यही बात लिखी आती है कि मार्कंडे जैसे ऋषि, जिसको एस्ट्रोलॉजी ने एकदम एक स्वर से कहा इसको कोई नहीं बचा सकता, इसका जीवन इतना है, और जब उन्होंने ईश्वर को सच्चे हृदय से बचाया, उनको पुकारा, तो पंचम और नवम भाव यानी प्रारब्ध और भाग्य ने ऐसा मिरेकल किया कि वो चिरकाल तक जीने वाले चिरंजीवी बन गए। यानी आज भी मार्कंडे ऋषि हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी ने नकार दिया था। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा कि इसके अंतिम पृष्ठ पर सदा ये बात कही जाती है कि ईश्वर के पास वो ताकत है, खुद वो चाहे शरे अर्श यानी सबके सामने
अपनी ताकत के प्रयोग से आपको चिरंजीवी बना सकता है, चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया हो कि आपका जीवन ज्यादा नहीं। तो ये मन में विचार होना चाहिए कि नहीं नहीं। सबसे ज्यादा दिक्कत मैंने ये देखी है, प्रॉब्लम स्वीकारने के लिए कोई तैयार नहीं है कि सर मेरे अंदर कोई इस प्रकार की कमी है, मानता नहीं है वो। स्वीकार करने में, भाई मुझे क्रोध आता है, क्रोध तो सबको आता है, जानवर को भी क्रोध आता है, लेकिन उस क्रोध का अपने हित के लिए उपयोग करें, अहित के लिए नहीं। कहते सर इस वातावरण में मैं जी नहीं सकता हूं, दूसरे को हेल्प कीजिए। आप क्यों सिर्फ अपने बारे में विचार कर रहे हैं? और जहां हम लेने की बजाय देने पर विचार करने लग जाते हैं, वही कुंडली के दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। और मैंने आपको जो बात बताई वो सबसे सटीक है। बहुत ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इसको भगवान माने, काल को भगवान माने। कहीं भी महाकाल, काल, तो काल यानी सिनोनिम ऑफ टाइम। जो टाइम पर दूसरे को भोजन दे रहा है, टाइम पर दूसरे को शिक्षा दे रहा है, चाहे वो गुस्सा भी है, नाराज भी है, वो टाइम को फॉलो करेगा हमेशा, तो गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं है। देवता सदैव प्रसन्न रहेंगे आप पर। क्लियर? तो वो ध्यान रखना है कि मांगलिक दोष हो, कोई भी दोष हो, सबसे सर्वोपरि ईश्वर है, हृदय से पुकारने वाला होना चाहिए। लेकिन आप हमको झूठ बोल सकते हैं, आप किसी और को झूठ बोल सकते हैं, आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए हृदय से पुकारने का अर्थ होगा कभी कभी उसके लिए आंसू गिरने चाहिए, प्रकृति के लिए। और अगर हम रो सकते हैं, बड़े होकर रोना सामान्यतः फॉर्मल वर्ड में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ईश्वर के लिए रोना मैं समझता हूं बहुत बड़ा गुण है। ऐरे गहरे की बस की बात नहीं है वो, जिसने अपने आप को डिप्लोमेसी के माया जाल में फंसा रखा है, वो कभी ईश्वर को सच्चे मन से नहीं पुकार सकता है। क्लियर हो गया? और अगर वो ईश्वर को सच्चे मन से नहीं पुकार सकता है, उसको वो डिफिकल्ट पाथ क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई रियायत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो ईश्वर उस माया जाल से उसको उठाकर निकाल बाहर कर देता है। तो प्रकृति मानी जाती है चर गतिशील। मैंने बोला ना, ये अपने आप को रूढ़ियों में बांधने वाले नहीं है, बड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, चीजों को बदलाव करते हैं। और समान प्रकृति चंद्रमा के समान माना जाता है। राहु जब कभी विंशोत्तरी स्वामी होता तो मन में ये आता है, यार ये तो एक क्रूर ग्रह है, तो क्रूरता लाएगा। याद रखिएगा, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि राहु बहुत मॉडर्न भी है। आज का जो आधुनिक लुक है वो सब राहु की देन है। क्लियर हो गया? चाहे वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, नए नए वेब डिजाइनिंग है, ये सब राहु की देन है। तो उसमें जो एक गतिशीलता है, कुछ कुछ चंद्रमा के समान वाली गतिशीलता। याद रखिएगा, राहु अपनी मूल प्रवृत्ति नहीं बदल रहा है, लेकिन राहु का एक कॉर्नर यहां किस प्रकार दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ गतिशील चंद्रमा के समान। नित्य योग वज्र योग के समान माना जाता है। वज्र का माने होता है सबसे ज्यादा कठोर। क्लियर? तो इस प्रकार के योग वाले व्यक्ति को जीवन में जितने भी डिफिकल्ट टास्क आते हैं, ये उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। और जो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं है। क्योंकि वज्र, देखिए, दो प्रकार से देखना है। किसी कार्य के लिए हम वज्र योग को सामान्यतः अच्छा नहीं मानते हैं। माने इस नक्षत्र वाले दिन अलग अलग वारों में योग तो अलग अलग बनेंगे, लेकिन हम किस योग के साथ इसको ज्यादा सिमिलर देखते हैं। वज्र योग का कैरेक्टरिस्टिक्स या जो वर्किंग स्टाइल है वो इसके साथ ज्यादा मैच करता है। मैं ऑलरेडी क्लास अपलोड कर चुका हूं जहां अलग अलग योगों में उत्पन्न जातकों के स्वभाव के बारे में हमने विवेचना की है। तो जो वज्र योग है, जैसे मान लीजिए किसी पर घातक प्रहार करना है, तो वज्र योग बहुत बढ़िया माना जाता है। तो इस नक्षत्र का स्वभाव नित्य योग में वज्र के समान माना जाता है। यानी ये लोग इतने ज्यादा सदृढ़ हो जाते हैं चीजों में, टफनेस लाते लाते। देखिए, मॉडर्न लुक भी है। क्लियर हो गया? जीवन में जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको स्वीकार करते हैं। क्लियर होगा? तो ये एक वज्र के समान कठोर बन जाते हैं। और हो भी क्यों ना, काल पुरुष के लिए, इनके लिए कहीं ना कहीं हृदय की बात आती है, छाती की बात आती है, ब्रीस्ट की बात आती है। तो ये पार्ट बड़ा सदृढ़ अगर है तो हृदय की भावनाएं बड़े अच्छे से मैनेज कर पाता है वो। रज्जु, अवरोकंठ। क्लियर हो गया? जो हमारा स्पाइनल कोड है, जो मेरु रज्जु है,
उसमें 5 प्रकार के रिसेप्टर पार्ट माने जाते हैं मुख्य रूप से, कि भाई हमारा सिर वाले पार्ट ज़्यादा एक्टिव है, कंठ वाला, हमारी नाभि वाला, कटी यानी कमर वाला, और पाद यानी पैरों वाला। तो इसमें सबसे एक्टिव पार्ट रज्जू का कंठ। समान रज्जू में दोष लगता है, विवाह के समय मुख्य रूप से देखा जाता है, और ये दक्षिण भारत में रज्जु मिलान का विशेष रूप से प्रचलन है। पक्षी, कौन सा जीव इसको रिप्रेजेंट करता है? अब इस पक्षी से अर्थ आपको ये भी देखना है कि आप अपने जो भी वर्किंग टेबल है इस प्रकार के चित्र लगा सकते हैं। कोई हनी बी अपने कोई ऐसा टेबल है, कोई अच्छी चित्रकला हो उसके संबंधित, तो आप उसको लगा सकते हैं। आपने देखे हो बड़े अच्छे अच्छे एनिमेटेड बी के चित्र आते हैं, वो आप लगाइए, क्योंकि वो चीज़ों के, हनी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जो शहद है, चाहे आप महाभारत की बात करें, कहीं भी बात करते हैं तो बिना शहद के पूजा नहीं संभव है। चाहे आप कोई भी रेफरेंस ले ले, किसी पुराण का रेफरेंस ले ले, तो हमारे सभी करीब करीब पूजा में शहद की बात होती है। अगर मान लो उसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखते हैं तो वहाँ भी आपको पता है कई प्रकार के उसमें एंजाइम है, कई प्रकार के एंटीसेप्टिक का काम करता है। वो आपके पास कोई मेडिसिन नहीं, आप शहद लगा सकते हैं, तुरंत वो उसका बायो कैटलिस्ट का काम करता है, चोट को जल्दी भरने का काम करता है। और एक ऐसी शुगर है जो शुगर पेशेंट के लिए भी ली जा सकती है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो ध्यान रखना है, उस शहद को बनाने वाला पक्षी या कहें जो कीट है उसके साथ संबंध जोड़कर देखना है कि वो कैसे एक एक फूल में जाकर उस शहद को एकत्र करता है। तो उसके पक्षी इस नक्षत्र के मधुमक्खी के साथ जोड़कर देखना है। हालांकि उसमें एक नेगेटिव चीज़ भी शामिल है कि उसमें एक प्रकार का वैनम भी होता है, जैसे किलर बीज नाम की कुछ मधुमक्खियाँ होती हैं जो घातक जहर भी छोड़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल इस नक्षत्र का जो नेचर है पूरी तरह म्यूटेशन की बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है, अंकुरण की बात कर रहा है। तो ये बात हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि उसके अंदर ताकत है, प्रलय की ताकत है। स्वाति नक्षत्र जानता तो है, लेकिन मुख्य रूप से वो कभी इसलिए पहचाने नहीं जाते हैं। मधुमक्खी और भी कई प्रकार के काटने वाले जीव होते हैं। इसका जो मुख्य जो इमेज है ये मधु के संग्रह के लिए जाना जाता है, ना कि काटने के लिए जाना जाता है। तो ये बहुत बड़ी डिफरेंस है दूसरे मक्खियों और इसमें। गुण, तमस प्रधान है, तो आज कलिकाल में ये गुण सबसे ऊपर माना जा सकता है। एक प्रकार से 3 प्रकार के गुण होते हैं भाई। हम विष्णु जी को जोड़ रहे हैं सत्व के साथ, ब्रह्मा जी को रज के साथ, शंकर जी को तमस के साथ। तो वो जो हम कह सकते हैं कोई एक यज्ञ में पूरी तरह शुचिता का पालन कर पाना इन जातकों के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन क्योंकि साफ साफ लिखा है कि भी आज कलिकाल में यज्ञ इतना प्रभावशाली नहीं है, सत्संग ज़्यादा प्रभावशाली है और दान का महत्व है, चाहे वो भोजन का दान हो और किसी के जीवन को बनाए रखने के लिए धन का दान हो, इस प्रकार की चीज़ों का ज़्यादा महत्व है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो कई दफ़ा छुआछूत का ध्यान नहीं रख पाता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, फिर भी वो गंदे हाथ कहीं खाने की चीज़ में लगा देता है। इस प्रकार के छुआछूत का ना कि मैं कहीं इस चीज़ को तो बिल्कुल नहीं स्वीकार करता है और ना स्वीकार करने वाली कोई ऐसी बात है। क्लियर होगा? ये किस चीज़ की बात कर रहा है कि आपके हाथ अगर गंदे हैं तो वो भोजन तक नहीं जाने चाहिए। लेकिन ये जातक कोई विशेष ध्यान इस विषय में नहीं रख पाते हैं। क्लियर हो गया? तो समय अनुसार सब अच्छा और बुरा हो जाता है। आज के समय पर कलिकाल में तमस भगवान शंकर से संबंधित सर्वोपरि देवताएं अच्छा माना जाएगा। फिर बात करते हैं प्रक्रिया। पहले ही बताया मैंने, बदलाव की बात करता है, म्यूटेशन की बात करता है। विंशोत्तरी स्वामी राहु। क्लियर हो गया? राहु का स्वरूप खाली एक एग्रेसिव प्लैनेट की तरह नहीं देखना है आपको। क्लियर हो गया? राहु आनंददायक भी हैं। क्लियर हो गया? इनफैक्ट इस नक्षत्र में तो आनंद ही ज़्यादा समझना है इसको। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री या मीडिया, मल्टीमीडिया इंडस्ट्री में जो आनंद निकल रहा है उसके ज़रिए, वो राहु की कहीं ना कहीं देन है। वो जो इल्यूजन, वो जो भ्रम आ रहा है, नए नए सॉफ्टवेयर बनाकर दूसरे को आनंदित कर रहे हैं, वो सब देन किसकी है? राहु की। तो उस एनर्जी को यहाँ पर समझने का प्रयास करना है।
दशा समय 18 वर्ष। अगर आपका जन्म इसके शुरुआती चरण में ही हुआ है, पहले चरण में अगर आप जाते हैं, पूरा ये नक्षत्र तुला राशि में आता है, तो प्रथम चरण में अगर आपका जन्म हुआ है तो लगभग आपको 18 वर्ष का राहु का लाइफ स्पैन मिलेगा। और अगर इस कुंडली में राहु की जो स्थिति है बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से वो टाइम आपका अच्छा बीतेगा। बात करते हैं काल पुरुष अंग किसके साथ, तो ये प्रोएक्टिव अंग होता है हमारा छाती, वृक्षस्थल, हृदय। क्लियर। तो इससे संबंधित जो भी वनस्पति या औषधि है उसको आप अपने बगीचे में लगा सकते हैं और उसकी संविधाओं का प्रयोग यज्ञ में कर सकते हैं। दृष्टि इसकी पूर्ण माना जाता है, अच्छी दृष्टि है, बड़े अच्छे लोचन होंगे और पूर्ण दृष्टि होगी। क्लियर हो गया। जैसे मैंने बोला ना, कई नक्षत्र जातक अपने दृष्टि के प्रयोग से दूसरे को एनालाइज नहीं करते, लेकिन ये दृष्टि के प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, आंखों के उचित प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। नयनों का अच्छा प्रयोग, पूर्ण दृष्टि है, तीक्ष्ण दृष्टि है। वनस्पति अर्जुन वृक्ष, तो अर्जुन वृक्ष बड़ा प्रसिद्ध है। इसका संबंध भी सीधा सीधा, चाहे आप उसको आयुर्वेद में देखें, होम्योपैथिक में देखें, हृदय के साथ सबसे बड़ा इसका गठजोड़। हालांकि इसका छाल का प्रयोग और भी कई जगह अलग अलग रूप में होता है। ये हमारे रक्तचाप को बैलेंस रखता है, या कहें जिसको भी हृदय की पीड़ा है, अर्जुन वृक्ष की छाल का उपयोग करता है, हृदय की पीड़ा छुमंतर हो जाती है। वैसे भी अगर मतलब इसको किसी भी तरह से देखें, एस्ट्रोलॉजिकल व्यू या इसका साइंटिफिक व्यू, दोनों ही यहाँ समझ में आता है। वो एक क्षार यानी एक बेस है, और बेस को अगर शरीर में डाला जाता है तो बेस जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो आपका ब्लड प्रेशर को लो कर देता है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। किसी को हृदय धड़कन बढ़ी हुई है, बेचैनी ज़्यादा बढ़ रही है, बीपी मापा ज़्यादा आ रहा है, अर्जुन छाल का इस्तेमाल करें, नॉर्मल हो जाता है। कसैला या कड़वा, जो जिसको बोलते हैं बिटर टेस्ट, जहाँ भी थोड़ा थोड़ा होता है कड़वा टेस्ट, उसको हम क्षार के साथ जोड़कर देखते हैं। वैसे वृक्ष की छाल ज़्यादा नहीं उतारनी चाहिए, लेकिन इसकी छूट है, इसकी छाल सबसे जल्दी रिकवर हो जाती है। क्लियर। तो वो आप औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वनस्पति अपने अगर संभव हो कहीं ऐसी जगह हो, आप लगा भी सकते हैं अर्जुन वृक्ष, बड़ा फल मिलेगा। स्पेशली इन जातकों को रंग, काले रंग के साथ संबंध जोड़कर देखना है तो काला रंग वैसे भी आज के समय पर राहु का फेवरेट रंग है, चाहे काला हो, उसमें थोड़ा सा नीला रंग भी चल सकता है, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में सफलता मिलेगी, ईजी हो जाएगा काम। क्लियर। तो ध्यान रखना है, काला रंग आप इस नक्षत्र के साथ जोड़कर देख सकते हैं। देखिए, तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र ने अपने आप को कोई एक स्पेसिफिक रंग में तुला राशि में नहीं बांधा हुआ है, तो इसलिए आप काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि कोई नक्षत्र को प्रिय है, मान लीजिए काला रंग, लेकिन उस राशि को प्रिय है येलो, तो येलो विद ब्लैक, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आप उठा सकते हैं। क्लियर। तो वो ध्यान रखना है आपको कि किस प्रकार से राशि के स्वामी को भी एक्सेप्ट किया जाए और नक्षत्र भी सेटिस्फाई हो जाए। तत्व अग्नि के साथ संबंध जोड़कर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो मरीचि का संबंध है वो नयन से बन रहा है, आंखों से, तो अग्नि के साथ संबंध जोड़कर देखना है। योनि महिष यानी भैंसा, तो इस प्रकार से ही दिखने में, तो यानी कोई भी इस स्वाति नक्षत्र का जातक होगा वो दिखने में हमें बिल्कुल ऐसा लगेगा सधा हुआ, यानी वो वॉर कर सकता है, जंग रिप्लाई कर सकता है, लेकिन क्योंकि गण उनका देव है तो स्वभाव से वैसे वो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। हाँ, अगर इस पर कोई जंगल का सबसे बलिष्ठ जीव भी हमला करता है, फिर ये आत्मरक्षा में ऐसा प्रहार करते हैं कि जंगल के राजा को भी भागने पर मजबूर कर देते। तो इस प्रकार से समझना है महिष यानी भैंसे को, जो शेर को भी भगाने की ताकत रखता है। कार्यशैली धैर्य से कार्य करने वाले। क्लियर हो गया। तो किसी भी कार्य में धैर्य बहुत ज़रूरी है। तो ये स्वाति नक्षत्र की विशेषता है कि बदलाव पसंद, लेकिन वो इंतज़ार करना बेहतर समझते हैं, बजाय कि बार बार कहने की कि हुआ नहीं। धैर्य उनके पास खूब है। तारा संख्या 1 तारे के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और अमृत योग, ज़्यादा दिन इनके अमृत योग में पड़ रहे हैं।
भाई जैसे अलग अलग कोई नक्षत्र के डेज शोभन योग में ज़्यादा आ रहे हैं, शुभ योग में ज़्यादा आ रहे हैं, इनके शोभन योग नहीं आते हैं ना, शुभ योग में इनको माना जाता है अमृत योग। यानी आप किसी कोई आपने चीज़ बनाई है, उसमें कुछ आप तलाश में किसी अच्छे चीज़ की, तो अगर आप ट्राई करते हैं मंडे को चंद्रमा का गोचर स्वाति नक्षत्र में है, तो वो अमृत योग आपके लिए कार्य करेगा बहुत बढ़िया। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे, तो ये दिन आपको अमृत योग का फायदा मिलेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग, लगभग सभी काम इस नक्षत्र के जातक, अगर ये नक्षत्र का चंद्रमा में गोचर चल रहा है तो शनिवार को करना अच्छा रहेगा। सिद्ध, वो काम आपका सिद्ध हो जाएगा शुक्रवार और शनिवार में। ये नक्षत्र है, अगर माने इस नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर और ये वार है। उत्तम योनि मिलान नक्षत्र, किस नक्षत्र के साथ इसके माइंड की जो विचार सबसे ज़्यादा मैच करते हैं? हस्त, क्लियर हो गया। हस्त नक्षत्र महिष योनि है और स्त्रीलिंग प्रधान। अति शत्रु योनि नक्षत्र है अश्विनी, क्योंकि भैंसे को नहीं भाता है घोड़ा, क्लियर। तो अश्विनी पुरुष और शतभिचा स्त्री, तो ये इसके अति शत्रु योनि माना जाएगा। सूर्य गोचर, कौन से महीने में कौन से दिनों में सूर्य इस नक्षत्र में गोचर करता है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लगभग वही अक्टूबर के आसपास सूर्य जो है वो तुला राशि में रहता है। तो तुला राशि का ये वाला जो पार्ट चल रहा है कि 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक का पार्ट, तो क्योंकि एक नक्षत्र का टोटल 13 डिग्री 20 मिनट का अलॉटमेंट है, तो वो 25 अक्टूबर के आसपास सूर्य इस नक्षत्र में प्रवेश करता है। और चंद्रमास व तिथि, तो चैत्र मास का अंत, क्लियर होगा। तो चैत्र मास का अंत यानी वही कोई अप्रैल के एंड में, और शुक्ल कृष्ण पक्ष की सप्तमी के साथ, यदि आपको किस प्रकार का प्रयोग अपने लिए करना है तो इस तिथि में किया जा सकता है, क्लियर। फिर बात करते हैं नक्षत्र पद अनुसार जातक का मूल व्यवहार, काम करने का तरीका, और वो किससे तय हो रहा है? जो अलग अलग पद होते हैं या अलग अलग चरण है, उसमें जो नवमांश बनता है उससे व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस आने लग जाता है। नक्षत्र तो सबका एक ही है, चारों अलग अलग चरणों में भी नक्षत्र तो स्वाति ही है, लेकिन जो नवमांश बन रहा है वो उभर कर आते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नक्षत्र पद अगर पहला चरण है आपका, तुला राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक का अलॉटमेंट है, तो धनु नवमांश माना जाएगा। धनु नवमांश का मतलब है बृहस्पति का क्षत्रिय रूप, एक दरबार में काम करने वाला राजपुरोहित है, वो ब्राह्मण लेकिन कार्य उसके क्षत्रियों की तरह है। तो बड़ा जिज्ञासु, उद्विग्न भी होता है, क्लियर हो गया। यानी एक उछल पुछल चलती रहती है माइंड में, क्योंकि राहु और बृहस्पति का मिलन है कहीं ना कहीं, और लेखक प्रवृत्ति उसके अंदर है, और भावाभिव्यक्ति में वो बड़ा प्रखर होता है, अपने भावनाओं की सही अभिव्यक्ति जानता है वो, क्लियर। और यात्रा प्रबंधन का कार्य, उसको कोई ट्रैवलिंग एजेंसी का कार्य ऐसा सौंप लेते, बहुत अच्छे ढंग से निभाता है, और संकीर्णता व पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। याद रखिए, छोटी भावना वैसे भी ये तो किसी भी चरण में ये नहीं करेगा वो। पूर्वाग्रह यानी पहले से ही मान के बैठा हुआ है वो कि नहीं, समाज में तो पुरुष प्रधान होता है, इस प्रकार का कभी भी दोष नहीं होगा मन में, स्पेशली प्रथम चरण वाले व्यक्तियों को। हालांकि ये पूरे नक्षत्र की विशेषता कि ये बहुत अपने आप को मॉडर्न नक्षत्र के रूप में गिना जाता है। नंबर 2, तुला राशि में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट, यानी एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो वो है मकर नवमांश हो जाता है। मकर को कहते हैं कि भाई ये एक प्रकार का शनि का, क्योंकि मकर राशि मंगल की फेवरेट राशि है, तो एक अनुशासित सा रूप है, और क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में कर्म क्षेत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहना पसंद करता है। तो स्थिर मन, परिश्रमी, कर्तव्यनिष्ठ, हित साधन कुशल, इनका कोई अपना हित है, बड़े अच्छे ढंग से उसको मैनेज कर लेते हैं, और यहाँ डिप्लोमेट होने में भी ये ज़्यादा समय नहीं लगाते। हालांकि मैंने दोबारा बताया, डिप्लोमेट का अर्थ यहाँ पर पूरी तरह से शुद्ध रहेगा, क्योंकि गण देवता है, दूसरे को छलने का मन में कुछ ऐसा विचार नहीं आएगा, क्लियर। हालांकि अपने लुक को थोड़ा ये जस्टिफाई कर सकते हैं, लुक में एक इस प्रकार का छद्म यानी
एक विशेष रूप से उसका लुक का इस्तेमाल करके चीज़ों को उनकी प्राप्तियां करना, क्योंकि हम लुक में भी कहते हैं भाई ये एक बड़ा जैसा है वैसा दिखता है, लेकिन ये कई दफ़ा अपने रूप को अलग ढंग से निखार सकता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे वो किसी को छल रहा है। क्लियर? तो एजेंडा वो नहीं है कि किसी को छला जाए। और स्थिर मन, परिश्रमी। फिर बात आती है कोई जातक तीसरे चरण में उत्पन्न हुआ है, तो तुला राशि 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक का पार्ट रहेगा कुंभ नवमांश। कुंभ को शनि का लिबरल रूप कहा जाता है। ये शनि का कह सकते हैं मूल त्रिकोण राशि है। इसको शनि का कर्म और रोजगार मंत्रालय वाला, श्रम और रोजगार मंत्रालय के स्वामी की तरह देखना है, यानी हर दृष्टि से लाभ दे रहा है, तो चाहे दुश्मन से भी लाभ हो एक्सेप्ट करो। बेमतलब में झगड़ना नहीं है। थोड़े झगड़ने की प्रवृत्ति मकर नवमांश में है, इसके पास है, थोड़ा कर्तव्यनिष्ठ है, थोड़ा स्टिक दिखाई देता है, लेकिन इस मामले में ये फ्लेक्सिबल है। देख रहे हैं आप, एक नक्षत्र में भी थोड़े थोड़े विभेदता दिखाई देती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये ट्विंस बेबी हैं, दोनों कैसे अलग होगा, इनका तो एक ही जैसा स्टार है। नहीं, ट्विंस का अर्थ ये नहीं होता कि वो दोनों ही 9:02 पर पैदा हुए हैं। क्लियर हो गया? आप इसको अगर थोड़ी सी बायोलॉजी समझते हैं तो दोनों के जन्म में 5 से 15 मिनट तक का गैप हो सकता है। क्लियर? 5 मिनट का तो संभव ही है। और हमें जन्म को किसको मानना है? शरीर अलग होने के बाद उसकी नाल काटी गई है। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरे संतान को बाहर निकाला गया। इस प्रोसेस में एटलीस्ट 5 से 7 मिनट लगेंगे। और इसमें जो डिविजनल चार्ट्स हैं वो बदलते हैं। तो जो अगर डिविजनल चार्ट्स आप देखते हैं तो उनमें भी अंतर को देखकर आप समझ सकते हैं कि भाई ठीक है, वो ट्विंस है तो वो तो दिख ही रहा है, काफ़ी चीज़ें सेम सी हैं, एक जैसी दिखाई देती हैं। लेकिन जो डिविजनल चार्ट्स ने माइक्रोस्कोपिक चीज़ें चेंज की हैं वो भिन्न हो चुकी हैं। क्लियर? तो वो ध्यान रखना है कि यहां भी आप देख रहे हैं एक ही नक्षत्र के जातक हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में भिन्नता आ गई है। क्योंकि मकर नवमांश का स्वामी भी शनि, कुंभ नवमांश का स्वामी भी शनि, लेकिन ये एक लिबरल फॉर्म है। और कुंभ को कई दफा हम कर्क की तरह हास्य विनोद वाला भी मानते हैं, हास्य पसंद माना जाता है कुंभ राशि या कुंभ नवमांश। तो रचनात्मक प्रवृत्ति, नई बातें तुरंत सीखते हैं। वैसे भी ये मैंने बोला ना, मॉडर्न नक्षत्र के रूप में देखना है तो तुरंत नए ज्ञान को सीख लेता है। परस्पर स्नेह, मिलकर सफलता, इनको कोई ज्वाइंट वेंचर में इस प्रकार का कोई काम दे दे, तुरंत बहुत बढ़िया ढंग से करेंगे। टीम वर्क इनको बहुत अच्छे ढंग से आता है। वैसे भी हो भी क्यों ना कि कुंभ राशि को हम कालपुरुष की कुंडली में 11वां भाव मानते हैं, और यहां सभी से लाभ आ रहा है तो आने दो। क्लियर? चौथा नवमांश, तुला राशि 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक माना जाएगा, और ये मीन नवमांश आता है। मीन को मानते हैं बृहस्पति का रोमांटिक फेज। क्लियर हो? यानी एक ऐसा व्यक्ति थोड़ा नियमों में फ्लेक्सिबल हो सकता है। तो जो स्वाति नक्षत्र का चौथे चरण में आ रहा है वो विचार व्यवहार में काफी फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, प्रेमी, मिलनसार, सबके साथ मिलजुल कर चलने की और क्योंकि वो मीन नवमांश कहीं ना कहीं जल तत्व प्रधान भी है, तो वो वाला विचार भी इसमें दिखाई देगा। क्लियर? क्योंकि ये शुक्र की फेवरेट राशि, ये हमें नहीं भूलना है कि उस राशि के स्ट्रक्चर का कई दफा इस राशि के लॉर्ड से एकदम भिन्न स्ट्रक्चर हो सकता है। मिसाल के तौर पर मंगल का जो तत्व है वो अग्नि तत्व प्रधान है, लेकिन वृश्चिक राशि का तत्व जल तत्व प्रधान है। वो अग्नि हालांकि उसके पास भी है, लेकिन वो दिखने में ऐसा लगता है कि जल तत्व प्रधान है, जल के नजदीक रहना उसको अच्छा भी लगता है। तो ये अंतर हमें करना आना चाहिए कि मीन राशि का लॉर्ड बृहस्पति है, लेकिन इतना ज्यादा आनंद बृहस्पति को भी नहीं आता मीन राशि में जितना ज्यादा शुक्र को आता है मीन राशि। और शुक्र आपको पता है राहु के मित्र है, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का कोई इनको कहीं ऐसा काम मिल जाए शुक्र संबंधी, तो बहुत अच्छे प्रकार से उस चीज को निभा सकते हैं। क्लियर हो गया? लुक का ध्यान, फिल्म के साथ अटैचमेंट अगर कर देते हैं चौथे चरण वाले, तो बहुत बढ़िया बनेगा। स्थान के साथ भी संबंध जोड़कर देखना है, तब आप इनके आजीविका को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। जब हमें स्थान की बात कर रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आजीविका के साथ भी, या आप
उन लोकेशंस का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ट्रैवलिंग में, या कह सकते हैं अपने आसपास अगर कोई इस प्रकार की पिक्चर लगा रहे हैं तो ऊंची मीनारें व चोटियाँ, क्लियर हो गया, ऊंची ऊंची मीनार जहाँ वायु क्षेत्र, तेज पवन बहती हो, जहाँ पर इस प्रकार के स्थानों को चिन्हित किया जा सकता है इस नक्षत्र के स्थान के रूप में। बैंक वित्त संस्थान, जहाँ धन का प्रवाह चल रहा हो, लेन देन, धन आया गया, ऐसे स्थानों के साथ भी इस नक्षत्र का संबंध बनता है। कंप्यूटर केंद्र, कुछ नए नए सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, आधुनिक ज्ञान की बात हो रही है, विमानन की बात हो रही है, क्लियर हो गया, उड़ान वायुयान क्षेत्र, क्लियर, खुले क्षेत्र है जहाँ प्लेन लैंड करते हैं, एयरक्राफ्ट की जो मेकिंग हो रही है, इन सब जगह पर ये स्थान जोड़कर देखे जा सकते हैं। आजीविका में प्रौद्योगिक विशेषज्ञ, कोई भी इस प्रकार के इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चल रहा है, कोई स्पेशली एयरक्राफ्ट से संबंधित कोई चीज़ है, उसको इसके साथ जोड़कर देखना है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ राहु इसमें माहिर है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है राहु। विमान उद्योग, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई इस प्रकार का काम, परिवहन सेवा, तेज चलने वाले वाहन, पैराशूट, ग्लाइडर, कार, पहाड़ों पर कोई इस प्रकार की माउंटेनियरिंग का कार्य, हृदय रोग विशेषज्ञ हो इस प्रकार से, क्योंकि वृक्ष स्थल से इसका संबंध आता है। ये इस प्रकार का कोई भी कार्य जहाँ पर वृक्ष स्थल या कहें छाती संबंधी इस प्रकार के कार्य में कोई माहिर है। और ऊंचाई, वायु संबंधी कार्य, राजनीति के साथ भी जोड़कर देखते हैं क्योंकि राहु इसमें माहिर है, क्लियर हो गया। राहु भाषण देने में और इल्यूजन, भ्रम फैलाने में बहुत पारंगत है। वेद कार्य का क्या कार्य किए जा सकते हैं, कुछ भी ऐसा कार्य जो नए ज्ञान से संबंधित हो, क्लियर। वाणिज्य व्यापार, इस प्रकार का कोई भी वाणिज्य से संबंध हो, फाइनेंस से संबंध हो, क्रय विक्रय, विद्या की प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। वर्जित, कोई भी विवादास्पद कार्य नहीं करना चाहिए। संघर्ष, हालांकि दिमाग में कई बार आता है कि सर ये तो राहु है, राहु को तो माना जाता है कि वो उसका तो स्वभाव क्रूर है, लेकिन यहाँ पर राहु का ये ध्यान रखना है कि इस नक्षत्र में चर गतिशील, जो चंद्रमा समान कुछ कुछ राहु का विचार दिखाई देता है, इसलिए हमें वो डिशुम डिशुम वाली राहु की इमेज को एकदम डिनाई कर देना है, क्लियर। और यात्रा, कठोर कर्म इस नक्षत्र में नहीं करने चाहिए। उपचार, अगर किसी को भी लगता है कि मेरा नक्षत्र कमजोर स्थिति में है, हालांकि इसके लिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा हम खाली राहु के सेटिंग से डिक्लेयर कर देते भी मेरा तो चंद्रमा खराब है, क्लियर हो गया। तो ये ऐसा नहीं करना है। राहु का और चंद्रमा का मिलन भारत के या दुनिया के कई महान व्यक्तियों के चार्ट में भी था और फिर भी उस कॉम्बिनेशन ने उनको महान बनाया। तो ये एनालाइज करना बेहद ज़रूरी है कि वो कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेकर चल रहा है या डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि एक तो इन दोनों के मिलन से, चंद्रमा और राहु के मिलन से ऐसा आता है कि नहीं, मुझे नहीं करना कार्य, मैं कार्य नहीं करना चाहता हूँ। और कई बार यही मिलन उसको किसी कार्य से संतुष्टि नहीं होने देता, इसलिए लगातार कार्य करता रहता है। तो वो दोनों विचारधाराओं के अंतर को समझना है कि किस प्रकार का कॉम्बिनेशन यहां बन रहा है। मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी को इस कॉम्बिनेशन ने कभी बैठने नहीं दिया, आज ये कार्य किया, अभी दूसरा एजेंडा पूरा। इस कारण से वो लगातार नए नए गोल बनाते गए और उनको अचीव करते गए, क्लियर होगा। तो राहु और चंद्रमा का मिलन सदैव बुरा फल या मन को व्यथित करे ऐसा नहीं है। मन को व्यथित जरूर कर सकता है, लेकिन रुकने वालों में से नहीं है वो। और वायुदेव की क्या क्या कार्य माने उपासना के रूप में वायुदेव को आप शामिल करें। ऋषि मरीचि की उपासना कर सकते हैं, आपके वो गोत्र ऋषि माने जाते हैं। माँ सरस्वती की पूजा बड़ी अच्छी मानी जाती है इस नक्षत्र के बल को बढ़ाने के लिए। जरूरतमंद को वायु यंत्र का दान, वायु यंत्र यानी कोई भी ऐसा उसको लगता है कि भाई ये लोग ज़रूरत है उनको, सच में ये भी आपका कार्य है कि ज़रूरतमंद को ही हमारा सहयोग मिले। ऐसे ही कहीं ऑनलाइन डोनेशन आपने किया है, उसके बारे में आप जानते नहीं उसको कि वो व्यक्ति कैसा है, तो वो डोनेशन उसको हेल्प कर रहा है
या वो उसका गलत इस्तेमाल कर। अगर गलत इस्तेमाल कर रहा है और आपने बिना जाने उसको डोनेशन किया है तो वो आपके ही खाते में लिखा जाएगा, गलत या सही। तो ध्यान रखना है कि पहले अच्छे से जान लें और उसके बाद उसको, अगर स्पेशली मैं बोल रहा हूँ जैसे फ़ैन की ज़रूरत है, कोई विद्यार्थी पढ़ नहीं पाता है, तो उसको बिल्कुल इस प्रकार के दान आपको करने चाहिए। क्लियर। और उदाहरण अमिताभ बच्चन, आप समझ सकते हैं कि भाई एक एंशियंट और मॉडर्न कल्चर का बहुत बड़ा मिलन माना जा सकता है अमिताभ बच्चन जी। इनके पिता पूरी तरह से पुराने कला या कह सकते हैं पुराने अपनी काव्य रचना में, देखिए इन्होंने इंग्लिश में, इनके पिताजी ने इंग्लिश में एमए किया, लेकिन लिखने का शौक था उनको हिंदी में और संस्कृत में। क्लियर। तो उनके शौकीन थे, वो इंग्लिश में उन्होंने कम ही लिखा, हरिवंश राय बच्चन जी ने। और इनके माता जी तेजी बच्चन, उनका पूरी तरह से जो उनका पालन पोषण हो पूरे आधुनिक ढंग से, इंदिरा गांधी जी के अच्छे मित्र माने जाते थे जया बच्चन जी। और तो वो एक एंशिएंट और मॉडर्न का मिलन अमिताभ बच्चन जी में वो दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं इस नक्षत्र के रूप में वो समझे जा सकते हैं। और महाप्रभु वल्लभाचार्य भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं और बहुतों के मस्तिष्क को बड़ी पॉजिटिव एनर्जी दी वल्लभाचार्य जी ने। जब मैंने बताया कि कोई महापुरुष की उसमें आ जाता है डेजिग्नेशन में, फिर हम उस पर साधारण नियम नहीं लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर वो अपने इन कुंडली विषयों से ऊपर चला जाता है। सांसारिक विषयों के लिए तो अभी भी अमिताभ बच्चन जी पर ये हम फिट कर सकते हैं, लेकिन किसी सन्यासी साधु पर यह नियम एज इट इज लगाना संभव नहीं होगा। स्वर्गीय कमलापति त्रिपाठी जो कांग्रेस के बहुत बड़े सीनियर लीडर माने जाते थे, तो उनके बारे में भी आप समझ सकते हैं। इनके स्टडी से थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि हाँ भाई एंशिएंट और मॉडर्न दोनों कल्चर को मिलाकर चलने वाले बहुत बड़े नेता माने जाते थे कांग्रेस के। श्री लक्ष्मण राव किर्लोस्कर, किर्लोस्कर कह सकते हैं एक इंडस्ट्री खड़ी की। किर्लोस्कर भारत में डीजल इंजन के रेवोल्यूशन के लिए जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं भाई एक नई क्रांति, मॉडर्न है, ये प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है। तो इनका नक्षत्र क्या रहा? स्वाति नक्षत्र। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि भारत में डीजल इंजन के इंपोर्ट से बचने के लिए स्वदेशी डीजल इंजन के निर्माण में किर्लोस्कर का बहुत बड़ा योगदान रहा। एमजी रामचंद्रन, जिनका फिल्म इंडस्ट्री से भी संबंध रहा, राजनीति से भी संबंध रहा, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी रहे बहुत लंबे समय तक। तो इनका भी देखिए, इनमें हमने दोनों प्रकार के जातक लिए, चाहे वो चंद्र नक्षत्र वाले हों चाहे वो लग्न नक्षत्र वाले हों। चार्ली चैपलिन को आप जानते हैं कि वो ज़बरदस्त कलाकार आदमी थे और मूक होकर भी सभी को हंसा देते थे। तो उसमें हालांकि कई ग्रहों का डोमिनेंस देखा जाता है कि और दूसरे शुक्र किस स्थिति में है, चंद्रमा क्या स्थिति में है, लेकिन नक्षत्र का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। ठीक। तो इनका लंदन में जन्म हुआ था। इन पर कई दफ़ा, जैसे इनकी जो मूछें थी छोटी थी, तो एडॉल्फ हिटलर ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इन पर कहीं प्रतिबंध लगाने का प्रयास भी किया। माने इन पर एक आक्षेप ऐसा लगा कि ये एडॉल्फ हिटलर की तरह उस स्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस कारण से नॉट एडॉल्फ हिटलर, जो सेंट्रल पावर्स थी यानी ब्रिटिश पावर्स ने इनको ये कहा भी आपने छोटी मूछें प्रमोट नहीं करना चाहिए, वह एडॉल्फ हिटलर का स्टाइल है। बट फिर भी उन्होंने, मतलब बोल्डनेस तो आपको पता है इस नक्षत्र के पास छुपे रूप में रहती है। अगर उस पर सिंह भी घातक हमला करता है तो फिर वो उसका रिप्लाई करता है, महिष इसकी योनि होती है। एनटी रामाराव, ये भी आंध्रा के अच्छे लीडर माने जाते हैं और तेलुगु देशम पार्टी की नींव इन्होंने रखी और मतलब एक मॉडर्न सीएम के रूप में भी आप कह सकते हैं। मॉडर्न चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं कि भाई कंप्यूटर की बेहद आवश्यकता है, इस प्रकार की चीज़ों के लिए एनटी रामाराव जाने जाते हैं। नारायण दत्त तिवारी, जिनका भी कुछ समय पहले स्वर्गवास हो गया, तो इन्होंने भी शुरुआत अपने जब करियर की तो महात्मा गांधी से इंस्पायर रहे और मॉडर्न चीज़ों को भी बड़े अच्छे ढंग से समझते रहे। और उत्तर प्रदेश के भी
चीफ मिनिस्टर रहे, उत्तराखंड के सीएम रहे। नुलसी वाडिया, इनके बारे में पढ़ेंगे तो ये भी एक प्रकार का राहु का स्ट्रक्चर के रूप में समझ में आता है कि इनके जो माँ के बात करते तो इनकी माँ पाकिस्तान के जो निर्माता रहे जिन्ना, इनकी माँ उनकी पुत्री थी, लेकिन भारत के पार्टीशन के समय उन्होंने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, भारत में ही रहीं और उसके बाद भारत में उन्होंने विवाह किया। उनकी संतान नुलसी वाडिया, क्लियर हो गया। तो नुलसी वाडिया एक प्रकार का कह सकते हैं कि पूरा आधुनिक जानकार भी हैं और अच्छी छाप इनके ऊपर रही, संस्कृति की पुरानी और नए दोनों के मिलन के रूप में जाने जाते हैं। राम जेठमलानी जी, ये अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, बीजेपी के सीनियर लीडर्स में से रहे थे और किसी कारण, किसी कुछ ऐसे बयान के कारण इनको बीजेपी से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये अपने बयानों में कई दफ़ा बड़े बेबाक हो जाते थे कि नहीं मुझे ये लगता है, वो जिनको सोचा है उन्होंने एकदम क्लियर है, वो फिर वो महिष की तरह चाहे सिंह से भी लड़ना पड़े परवाह नहीं करते हैं। हालांकि बाद में इनको दोबारा पार्टी में शामिल कर लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट माने जाते रहे। शेख हसीना जी, इनका भी बांग्लादेश के बहुत लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे और ये भी एक राहु के स्वभाव वाले समझे जा सकते हैं, यानी दूसरे को जो पसंद है उसी हिसाब से भाषण करने में माहिर नेता। अभिनेत्री स्मिता पाटिल जी, ज़्यादा वर्ष तक इनका जीवन नहीं रहा, बहुत ही कम जीवन रहा, इनका निधन हो गया, लेकिन इतने कम जीवन में इन्होंने अपनी प्रतिभा सभी को दिखाई, क्लियर हो गया, बहुत ही कम समय में। किसी कारण से इनका 7वां और 8वां भाव अफेक्टेड रहा, इस कारण से उनको प्रेगनेंसी के दौरान कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई या कहें इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ दिक्कत के कारण इनका देहावसान हुआ। और स्वामी राम तीर्थ जी, जो पंजाब में जिनका बड़ा ज़्यादा आज भी महत्व है और बहुत ज़्यादा लोग इनको मानते हैं, इनका भी नक्षत्र संबंध स्वाति से माना जाता है और इन नियमों में बड़े फ्लेक्सिबल, किसी पर थोपना नहीं, स्वीकार करवाना, स्वीकार नहीं करता उसको बाध्य नहीं करना। टोनी ब्लेयर जो ब्रिटेन के बड़े लंबे समय तक बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रहे और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ भी इनके अच्छे संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, तो इन सभी के जो नक्षत्र हैं वो स्वाति नक्षत्र। तो दोस्तों ये था नक्षत्र परिचय। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का जो कमेंट है उस कारण से हमारी जो एनर्जी है बनी रहती है। अपने उस रूटीन में से ये समय निकालना तभी संभव हो पाता है जब आप लोगों का स्नेह मिलता है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वो चीज़ें मैनेज कर पाना, क्योंकि दो प्रोफाइल पैरेलली चलाना, क्योंकि साथ में मेरे ऊपर और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको भी पूरा करना है और साथ साथ हमें इस जो बीड़ा उठाए इसको भी हमें पूरा करना है। हमें श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में हर वो चीज़ आपको सिखानी है जिसका संबंध ज्योतिष से डायरेक्टली या इनडायरेक्ट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।